एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल सिंह। वेलकम टू माय चैनल संकल्प आईएएस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो भी साल 2025 प्री में पूछे गए हैं, अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस हैं, उनका सोर्स कहाँ से है, मतलब किस सोर्स से ये क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उस सोर्स को मैं आगे के अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम लोग सोर्स रिवील करेंगे और विथ प्रूफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑर्डिनेंस पे। तो ऑर्डिनेंस पे बताना है कि ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज फंडामेंटल राइट्स और एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट। अब आप पहला स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। तो इस स्टेटमेंट ये सोर्स, जो भी सोर्स है उसका ये कटिंग है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कि जो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, जो जैसे इसका इफेक्ट रहता है, सेम तरह ऑर्डिनेंस का भी उसी तरह इफेक्ट रहता है। तो पार्लियामेंट सेंट्रल लॉ जो भी है या सेंट्रल एक्ट उसको अमेंड कर सकता है, सेम तरह ऑर्डिनेंस भी उसको अमेंड कर सकता है। ये पहला स्टेटमेंट लिखा तो हमारा सही है। दूसरा क्या है कि अन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट। आप आइए सेकंड ऑप्शन बी पे कि एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रिज और टेक एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये लाइन बाय लाइन हमारा लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। जब ये गलत हुआ तो हमारा आ गया आंसर 1, 3। इसमें एलिमिनेशन भी लगा, जब हमने 2 को एलिमिनेट किया तो हमें आंसर आ गया 1, 3। दूसरा क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू द इंडिया। अब हमें बताना है कि कौन सा जो इस्टेब्लिश है ये तीनों बॉडी में से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सा इस्टेब्लिश किया गया। तो हम अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से नहीं बना गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजन से बना गया है। तो ये हमारा सिर्फ ओनली 1 होगा। ये भी आप जब पढ़ते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट का रिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में बताया कि हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली mention that in certain sphere governor of the state act as in his or own discretion। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि president of India can his her own reserve a bill passed by state legislature for his or consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। अब इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट कि constitution of India provides, लिख दिया गया constitution provides कि गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज हिज हर पावर एंड फंक्शन विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट, यहाँ देखिए एक्सेप्ट ही शी रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, मतलब विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो हाँ भाई, कर सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि हाँ भाई कि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर का बिल को रिजर्व कर सकता है विदाउट बीइंग फॉरवर्ड गवर्नर। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि गवर्नर का पावर क्या है। गवर्नर कोई भी अगर बिल उसके पास होता है तो 4 अल्टरनेटिव होता है। तो एसेंट दे सकता है, विथ होल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है। लेकिन चौथा पावर भी होता है कि रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यही रिजर्व करेगा तभी प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकता है। तो आप इस जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर 1 आता है। अब देखें किस तरह से आप अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आप एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ना। पांचवा क्वेश्चन जो आता है आपका ये है कि ये तो आपका डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी। अब तीनों चीज़ हमारा लिखा हुआ कि हाँ कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी मेंशन है, वैल्यूइंग प्रिजर्विंग ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय फॉर ये भी फंडामेंटल राइट में। तो तीनों इसका स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इफ एन एरिया इज स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया, जो 5th शेड्यूल की बात हो रही है उस पर है। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस और रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अब देखिए पहला स्टेटमेंट को देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स टू शेड्यूल एरिया देयरइन गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरिया। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लूज नहीं करता है पावर, लोकल बॉडी एज्यूम, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडी के नहीं होता है, गवर्नर एज्यूम करता है। हमें साफ साफ इसमें लिखा है गवर्नर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पढ़िए
कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है टू स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, सिर्फ डायरेक्शन, ये नहीं टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगा, डायरेक्शन सिर्फ देगा। तो ये भी गलत, आंसर आता है डी। ये सारे जो भी मैं प्रूफ लगाया वो सारा उस सोर्स पे लाइन बाय लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ और कटिंग के साथ दिखा रहा हूँ कि वहीं से मैंने कटिंग किया हुआ। अब मैं सोर्स बताऊँगा कि आगे के वीडियो में कौन से सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 59 क्वेश्चन है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट for the exercise and performance of his power and duties in his office. No criminal proceeding shall be instituted or continued against the governor during his term of office. Member of state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect to anything said within the house. हमें करेक्ट बताना है। अब आप देखिए कैसे होता है। देखिए, लाइक द प्रेसिडेंट गवर्नर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। सबसे पहला कौन कौन सा है? ही इज एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज फॉर हिज पर्सनल। लीगल लाइबिलिटी मतलब कोर्ट, तो यहाँ पे है कि हाँ भाई नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। लीगल लाइबिलिटी से क्या होता है? इम्यूनिट रहता है। स्टेटमेंट सही हमारा हो गया। दूसरा क्या है? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। ये भी हमारा सही हो गया। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेजेस है। एमपी एमएलए का ये प्रिविलेजेस है हमारा, ये बुक में मेंशन है उस बुक में। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, 1 to 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि हमारा लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 मतलब मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में हमें यूनियन लिस्ट है, 7 शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड थर्ड है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। इसमें से पूछा गया है कि हमें इसको अमेंड करने के लिए 1/2 ऑफ द स्टेट का जो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन चाहिए, हमें तीनों में से किस में कराना पड़ता है। तो ये देखिए, यही है हमारा 8, जो 8 है उसी में से, इसी में से हमें अगर ये इस चीज़ को हमें अमेंड कर रहे हैं तो हमें स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट। सबसे पहले एक्सटेंट एग्जीक्यूटिव पावर, हाँ इसके लिए जरूरी है। दूसरा, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल मतलब क्या? यूनियन लिस्ट इन 7 शेड्यूल, ये भी है। थर्ड, कंडीशन इन द गवर्नर ऑफिस। ये कहीं मेंशन नहीं कि गवर्नर के ऑफिस में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है, इसलिए गलत हो गया। आंसर 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ठीक, एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो कैच है ना वो लिमिटेड है कि आप हल्का सा जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लिमिट में कर रहा है। तो अब लिमिटेड कब आया था? तो यहाँ देखो, ये है लिमिट का। केहर सिंह केस जो आया था ना, उसमें लिमिटेशन पुट हो गया था कि मतलब हाँ कि अगर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लिखा बताया गया कि कोर्ट ने बोला कि हमारा जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता, लेकिन एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंट इज इर्रेलेवेंट, इरेशनल, मालाफाइड एंड डिस्क्रिमिनेटरी। तो ये है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो ये सही है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला गया है कि विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, केहर सिंह केस में ही बोला गया कि पावर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो ये आंसर है, ये गलत हो गया। आंसर आ गया 1 ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें पहला स्टेटमेंट देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट vacate his office until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution. ठीक। Second statement, according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his political party immediately. Third, the Speaker of the House of People may be removed from office. Resolution passed by the House majority of then membership of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 day notice has been given intention to move resolution। ये 3 स्टेटमेंट है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए,
पहला है कि इट शुड बी नोटेड हियर दैट वेन एवर द लोकसभा इज डिजॉल्व स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स, आर्टिकल 94 में। तो यही सेम स्टेटमेंट है, यहाँ भी सेम लिखा हुआ, तो पहला सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे आइए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, देखिए जब भी अगर आता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका रेड अलर्ट होना चाहिए कि ये मैक्सिमम टाइम ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ये गलत होता है। हम लोग आगे वाले वीडियो में एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा वर्ड है कैसे, पॉलिटी में खास करके, कि डिफाइन है कि नहीं है, मेंशन है कि नहीं है, ये प्रोविज़न में कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, हम लोग सब देखेंगे। इस सीरीज कंटिन्यू आगे रहेगा कि उसमें हम एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला है कि देयर इज अ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है कि स्पीकर हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकल न्यूट्रल। प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ कन्वेंशन है, तो ये गलत हो गया आंसर। ये जैसे गलत हुआ आंसर हमारा 1-3 आ गया। थर्ड भी हमारा लिखा हुआ है कि ही कैन बी रिमूव ओनली बाय रेजोल्यूशन बाय लोकसभा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब देन मेंबरशिप ऑफ द हाउस नॉट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो देखें 1 और 3 हमारा आंसर आ गया। एक एक चीज़ जितना भी क्वेश्चन आया है ये सारे उस सोर्स से ही मिलता है। आप प्रूफ के साथ आप देख रहे हैं कि सारा मैंने कटिंग लगाया हुआ है उसी सोर्स का है। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज टू वेदर एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल, प्रेसिडेंट का डिसीजन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइनल। यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिसीजन बोल रहा है 10 शेड्यूल में, एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हमने पढ़ा, हमें करेक्ट पूछा। देखो अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा आएगा किल्होतो होलन केस में 1992 10 शेड्यूल को लेके सुप्रीम कोर्ट रूल है डिसीजन ऑफ स्पीकर नॉट प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल, मतलब स्पीकर का डिसीजन ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पे स्पीकर का डिसीजन होना चाहिए ना कि प्रेसिडेंट का, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, जब 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ जब बना था उसमें पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है। ये 10 शेड्यूल में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड मेंशन है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर डी, नीदर 1 नीदर 2। जब हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी, कि 2/3 मर्जर अगर होता है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है क्योंकि अमेंडमेंट हुआ था, तो ये गलत हो गया। 91 इसमें हम बताना नॉट करेक्ट पढ़ते हैं। पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, कि हर स्टेट में पंचायत एट इंटरमीडिएट लगेगा, तो आप यहाँ देखिए इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। हाउएवर स्टेट हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख में नॉट कंस्टिट्यूट पंचायत एट द, मतलब अगर 20 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगा तभी इंटरमीडिएट जो भी लेवल पे पंचायत एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे बोला गया कि इंटरमीडिएट लेवल पे ऑल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो ये गलत हो गया। जैसे ये गलत हुआ 1 गलत हुआ, हमें नोट करें तो 1 गलत हो गया। दूसरा, टू बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेंड 30 ईयर्स, 30 साल का होना चाहिए। आप यहाँ देखो, वोटिंग राइट ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली 21 ईयर्स द मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑफ पंचायत और भी बिकम ए मेंबर, मतलब 21 ईयर्स, तो यहाँ मिनिमम एज 21 ईयर्स है, नॉट 30, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट constitute a commission to review financial position of panchayat at intermediate level and to make a recommendation regarding the distribution of net proceed tax between the state and। अब यहाँ चीफ मिनिस्टर है, नहीं, फाइनेंस कमीशन जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसमें फाइनेंस कमीशन में एक क्लॉज हो गया था, गवर्नर ऑफ द स्टेट shall after every 5 years constitute a finance commission to review the financial position of the पंचायत, तो नॉट चीफ मिनिस्टर बट गवर्नर। ये तीनों पॉइंट से आपके तीनों गलत हो गया, तो आंसर आ गया डी। लास्ट क्वेश्चन है लोकपाल के, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ये पहला स्टेटमेंट है। अब आप देखो, द जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी। अब जो इंडियन फॉरेन सर्विस होते हैं वो ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, अगर आउटसाइड भी पोस्टेड हैं तो भाई उन पर लगेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
सेकंड स्टेटमेंट, अब आइए 4 में, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे जुडिक्शन में लोकपाल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, तो ये भी गलत, ये भी गलत, समझे। थर्ड स्टेटमेंट है कि चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द शैल नॉट बी पर्सन लेस देन 45 ईयर, ये हमारा सही है, ये गलत है हमारा। अब ये 2 स्टेटमेंट मेंशन नहीं था उस सोर्स में, आपको लोकपाल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन ये पहला और 4 ये हमारा इससे मिल गया, ये गलत हो गया, तो हमारा ये गलत है, ये गलत है ना। सेकंड और थर्ड पे हमारा, सेकंड थर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन हाँ हम लोग 50-50 तक तो पहुँच ही सकते थे। तो आप देखें कि आप टोटल 12 क्वेश्चन था, आप 11 क्वेश्चन को अप्रॉक्स ऑल सॉल्व कर सकते हैं अगर इस सोर्स को आपने 11 क्वेश्चन, मतलब समझिए कि 22 मार्क्स ये हर साल का है, जो 25 की बात नहीं है, ये 24 में भी इसी तरह से इस सोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 22-23 मार्क्स आप इजली ग्रैप्स कर सकते हैं इसी सोर्स के बदौलत। एंड इस सोर्स और कोई नहीं है, मैंने अपने बुक लिस्ट वाले वीडियो में बताया था, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो है, वो है लक्ष्मीकांत। अगर आपको प्री निकालना है, पॉलिटी में अच्छे नंबर लाने हैं, फुल में फुल नंबर लाना है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब देख रहे हैं मैंने सारा एक एक चीज़ का मैंने इसमें आपको कटिंग दिखाया है, सारा लक्ष्मीकांत की बुक्स का है कि हाँ कैसे कैसे ये आया है, एक एक चीज़, और लाइन बाय लाइन मेंशन है हमारा क्वेश्चन में भी। इसलिए लक्ष्मीकांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लक्ष्मीकांत को होलिस्टिक कवर करना पड़ेगा, मिनिमम 5 रिवीजन आपको देना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, 12 के 12 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है। तो इसी तरह हम लोग और भी सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग मिली ही होगी कि हाँ लक्ष्मीकांत क्यों हमें पढ़ना चाहिए और कितना ज़रूरी है। हम आगे वाली वीडियो में और भी हम लोग सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे। नाउ दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।